अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं हूं इफ्तिख़ार शराजी। नाज़रीन, आज के शो में मुख्तलिफ़ इशूज़ पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, जिसके बाद मीडिया हेडलाइंस बनी। गोया कि उनका कहना ये है कि मुल्क के 5 बड़ों को मिल बैठना चाहिए और उसी से आगे का रास्ता निकलेगा। तो ये स्टेटमेंट उनकी ज़ाती ख्वाहिश है या पार्टी के सतह पे इस हवाले से कुछ सोच विचार पाई जा रही है? और जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि उनके इत्तेहादी भी इसी तरह की सोच रखते हैं, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या इमरान ख़ान साहब और उनकी जमात भी डायलॉग टेबल पे आने के लिए तैयार है और इसी के ज़रिए रास्ता निकलेगा, या फिर जो दूसरा एक उनका ऑप्शन है वो ये है कि अवामी एहतजाज के ज़रिए अपने मुतालबात भी पूरे कराना है और इस मुल्क को बदलना भी है? तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इस सेगमेंट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफ़ी जान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। गुफ्तगू का आगाज़ तो शफ़ी जान साहब मैं आप ही से करना चाहूँगा। तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है और इससे पहले भी आपकी ये जमात कहती रही है कि वो गोया कि उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं कि जिनके पास इख्तियार है। तो आप 5 बड़ों का जो ज़िक्र किया गया है उनमें तो वो भी शामिल हैं कि जिन जो आपके ख़्याल में इख्तियार रखते हैं और मसाइल को हल करने की उनके पास गोया कि एक एबिलिटी भी है और अथॉरिटी भी है। तो तजवीज़ कैसी लगी है सर, ये आपको काबिल कबूल है तहरीक इंसाफ के लिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, ये जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक होती है, जब वो मोमेंटम पकड़ती है तो ये मुज़ाकरात की तरफ चल निकलते हैं। अब स्ट्रीट मूवमेंट जो सोहेल अफरीदी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से जलसे हुए, उसके बाद आप इस्लामाबाद में भी स्ट्रीट मूवमेंट को जी। देखा होगा, और उसके बाद जो लाहौर का एक कामयाब दौरा हुआ, जिस तरीके से हमने लाहौर में खौफ का बुत तोड़ा, जिस तरीके से पंजाब की हुकूमत बौखला के शिकार हुई, जिस तरीके से उन्होंने कर्फ्यू लगाया, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस गर्दी की, जिस तरीके से एफआईआर काटी गई, 1100 लोगों को उठाया गया, रेड्स हुए, 11 हमारे लोग गिरफ्तार हुए जो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। ये जब भी तहरीक मोमेंटम पकड़ती है तो मुज़ाकरात की तरफ चलते हैं। बिल्कुल हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। हुँ। सियासी पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सियासत में मुज़ाकरात भी होते हैं, बातचीत भी होती है और बातचीत के ज़रिए बड़ी से बड़ा मसला हल होता है। लेकिन हमें देखना होगा कि हम जो सही। इस वक़्त एक फ़िज़ा बनी हुई है, क्या इस फ़िज़ा में मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या ये माहौल ठीक है बातचीत करने के लिए? देखिए, टेम्परेचर्स दोनों साइड से काफ़ी बड़े इस वक़्त बढ़ चुके हैं और टेम्परेचर डाउन करने की सबसे बड़ी हुँ। ज़िम्मेदारी जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। तो बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट इस टेम्परेचर को डाउन हुँ। करना चाहते हैं, तो फिर जो ये जाली मुकदमात कर रहे हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस हमें नहीं मिल रही, जिस तरीके से लाहौर में हुआ, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रियासत गर्दी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं और मुज़ाकरात भी हम गैर मशरूत मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो मशरूत होंगे, क्योंकि हम अच्छा। अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहते। 3 से 4 दफ़ा पहले भी मुज़ाकरात की ऑफ़र आई, हमने उसको एक्सेप्ट किया, बैरिस्टर गौहर साहब ने उसको फ़ॉलो किया। बातचीत बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो लेकिन डेडलॉक का शिकार हुआ। हमारी तमाम तर फोकस इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट पे है। सोहेल आफरीदी साहब 9 जनवरी को कराची जा रहे हैं और आप देखेंगे कराची में, हैदराबाद में जो हमारा सिंध का दौरा है, वो उसमें हम अपने मकासद भी हासिल करेंगे और जो स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, वो ऐसा तरीके से निभाएंगे। लेकिन शफ़ी जान साहब, इसका मतलब तो हम ये समझें कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से जो खैर मकदम किया गया है हुकूमत वक़्त की जानिब से मुज़ाकरात का, आप उससे अपने आप को लाताल्लुक़ कर रहे हैं। गोया कि वो करते रहें मुज़ाकरात, बट आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट के ज़रिए अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं। नहीं, हम उससे लाताल्लुक का इजहार नहीं कर रहे। जहां तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की बात है, महमूद खान अचकज़ई साहब उसको लीड कर रहे हैं और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी भी महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट भी हुँ। इमरान खान साहब ने उनको दिया हुआ है।
वो बिल्कुल अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वो आगे बढ़े, मुज़ाकरात करें, उनके साथ हम प्रिंसिपली 4 से 5 चीज़ों पे एग्री हो चुके हैं। अगर हुकूमत उन 5 से च 4 से 5 चीज़ों पे बात करना चाहती है, तो महमूद खान अचज़ईद को चाहिए कि वो आगे बढ़े। और जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, तो वो तो जारी रहेगी, उसकी ज़िम्मेदारी सोहेल अफरीदी साहब के पास है। इमरान खान साहब ने लेकिन डायरेक्टली मैसेज उनको भिजवाया है, तो स्ट्रीट शफी जान साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तो कहती है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात, गोया कि उनकी जानिब से कोई कंडीशंस नहीं हैं, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, 4-5 नुकात ऐसे हैं, आपने देखा होगा अगर वो उस पर हुकूमत एग्री करती। जी, जी, जी जी। आपने देखा होगा जब 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और जिससे महमूद खान अचकज़ई साहब आखिर में खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि 8 फरवरी का जो मैंडेट चुराया गया है, उस पे बात होगी। उसने एग्ज़ाम्पल भी दी कि आप मेरे घर से चोरी भी कर लें, चोरी का सामान ले जाएँ और जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े तो आप कहते हैं सामान छोड़ दें, बाकी बात करते हैं। तो इस तरह तो नहीं होगा। ये इशारा 8 फरवरी के मैंडेट की जानिब था और नए इलेक्शन का मुतालबा भी उनके ड्राफ्ट में है। और एक सब कमेटी भी बनाई गई है जो टीयूआर सेट कर रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें प्रिंसिपली हम उनके साथ एग्री हो चुके हैं। इमरान खान तक रिसाई हमारा सबसे बड़ा मसला है इस वक़्त। वो हमसे कट ऑफ है, हुकूमत ने उनको कट ऑफ किया हुआ है, आइसोलेशन में डाला हुआ है। ना उससे फैमिली मिल सकती है, ना वुकला सर, मिल सकते हैं, ना पॉलिटिकल लीडरशिप मिल सकती है। तो इमरान खान तक रिसाई मुमकिन बनाना इन नुकात में शामिल है। मुनासिब, मैं ज़रा चाहूँगा कि कमर इस्लाम साहब को भी शरीक गुफ्तगू करें। कमर साहब, इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि अगर आप मुज़ाकरात का माहौल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इक़दामात होते हैं, मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, सियासी मुकदमात हैं, अगर लोगों को ज़मानतों पर रिहाई मिलती है तो वो मिलनी चाहिए। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर इस स्टेटमेंट को तो स्टेटमेंट बड़ा स्टेटमेंट ही लिया जाएगा। और मैं आपसे जानना भी ये चाह रहा हूँ कि ये राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश है या मुस्लिम लीग नून समझती है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाने के लिए दिस इज़ द ओनली वे, कि अब डायलॉग टेबल पे जाना पड़ेगा और उसी के ज़रिए कोई रास्ता निकलेगा। देखें, ये पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है पार्टी के सीनियर लीडर हैं। इस ख्वाहिश का इजहार जो है वो राइट फ्रॉम द टॉप नॉच, यानी प्राइम मिनिस्टर ने किया है ये पेशकश, और एक दफ़ा नहीं की, गालबन 2 दफ़ा असम्बली के फ्लोर पे की है जहाँ हर लफ्ज़ लिखा पड़ा होता है, फिर कैबिनेट के फ्लोर पे यानी कैबिनेट मीटिंग के अंदर, कैबिनेट के फोरम पे उन्होंने ये बात की, फिर यौम आज़ादी की तकरीब में की जब अस्करी क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये तो, और इसी तरह हमारी इत्तेहादी जमात की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी 27 दिसंबर को इसका इजहार किया। तो एक तो ये हो गया, लेकिन मैं अभी जो गुफ्तगू सुन रहा था उसकी रोशनी में तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती नज़र आती। उसकी वजह यह है कि भाई अचकज़ई साहब भले मुज़ाकरात करें, उनको मुज़ाकरात का कहा गया है, यानी मुज़ाकरात की तो जो है उनको डोमेन दी गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उनकी तरफ से किए गए मुज़ाकरात के फैसलों को हम कबूल करेंगे। तो राना साहब भी जिस खदशे का बार बार इजहार कर रहे हैं, और वो खदशा सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की और बिलखसूस बानी पीटीआई की जो मुज़ाकरात की तारीख है, डायलॉग की तारीख है, वो कोई इतनी दरख्शां और काबिल रश्क नहीं है। आप देखें कि 2014 को अगर आप देख लें धरने के टाइम, तो उस वक़्त भी हर वो मुआहदा, हर वो बातचीत, चाहे वो उस वक़्त के वज़ीर दाखिला से ये कि जी हम इससे आगे नहीं जाएंगे, रेड जोन में नहीं जाएंगे, वहाँ से लेकर और शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में जो इनकी तरफ से एक बनी थी कमेटी, उसके फैसले तक, उसका फैसला हो गया था, आपस में मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसे वीटो कर दिया। फिर 2018 में जब इनकी हुकूमत थी और हम अपोजिशन में थे, तब भी उस वक़्त के लीडर ऑफ अपोजिशन ने पेशकश की, उसको रिजेक्ट किया गया। फिर वही चोर, फिर वही डाकू के नारे। फिर अभी जब 2024 में हुकूमत हमारी थी तो वज़ीर आज़म साहब ने बारहा पेशकश की। तो पहली बात तो यह है कि ये दरख्शां नहीं है, और दूसरा क्या है कि इवन ये मुज़ाकरात अगर किसी बिलफर्ज शुरू होते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, और उसमें बानी पीटीआई की नॉड शामिल भी होती है, तो इवन देन भी जो सबसे बड़ा खदशा है, उसी फिर माजी की तारीख को मद्देनज़र रखें, तो वो ये है कि आया वो उस पे खड़े रहेंगे, उस बात पे, या उससे फिर पीछे हट वो तो जाएंगे, सर जिस उस पर तरह खड़े रहते या नहीं खड़े रहते सर, लेकिन ख़ुद वज़ीर आज़म का ये कहना कि मुज़ाकरात में क्योंकि ब्लैकमेलिंग का फैक्टर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, अगर
आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि कैदी से उसके वकला, उसके सियासी रफ़का, उसकी फैमिली मिल सकते हैं, तो क्या सर ये ब्लैकमेलिंग में आएगा? ये एक शख्स के जिसका मुकदमा फ़ैसला आप 1 साल पहले कर चुके हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, उसकी दोबारा समाअत हाई कोर्ट में 1 साल से नहीं लग रही, क्या ये ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आएगा? या कुछ और ऐसे कैदी कि जिनकी शायद ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं लेकिन नए मुकदमात बनाए जाते हैं और वो नहीं बनने चाहिए, क्या ये भी ब्लैकमेलिंग में आएगा? तो प्राइम मिनिस्टर ने जो ये जुमला कहा है सर, इससे मुराद क्या है उनकी? देखें, जो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि केसेस के हवाले से अगर कोई नई बात होगी तो नया केस तो होगा। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक जो केस 9 मई को किसी के खिलाफ दर्ज हुआ था। बेशक एक शख्स 2 साल से जेल में बैठा हो लेकिन नया मुकदमा बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है। अगर कोई वाकया वो वाला हो कि जो अच्छा। जो उनके अगर अगर जुबान से कोई ऐसी चीज़ अदा हुई हो, अगर किसी ट्वीट सही। के ज़ेरे असर कोई ऐसा वाकया हुआ हो, लोग इश्तियाल में आए हों और कोई कार्रवाई हुई हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अपने हाथ से करे। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी इस वक्त ये बात कर रहा हूँ। आपने अभी फरमाया कि उसके लिए माहौल, तो ये ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा नया बनता है या कोई गिरफ्तार होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पे 2 चीज़ों का एक कंसिडर्ड जो वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया, वो ये है कि उस वक़्त भी इनके मुज़ाकरात प्री कंडीशन से कभी मुज़ाकरात नहीं होते। ये ज़रूर है, ये बात जायज़ है कि ये इश्यूज़ मुज़ाकरात में डिस्कस किए जाएँगे, उनकी राय आनी चाहिए और फिर उसके बाद उसको नैरो डाउन करके मुज़ाकरात हों। लेकिन अगर कहा जाए कि ये काम पहले किया जाए और फिर मुज़ाकरात हों, तो फिर वो मुज़ाकरात नहीं होते, वो एक शो होता है। जिस तरह के इनका मकसद मुलाकात के टाइम इनका मकसद मुलाकात नहीं होता, बल्कि मुलाकात के हवाले से कोई शो क्रिएट करना होता है। जिस तरह लाहौर में जब ये गए थे, तो लाहौर में असेंबली विज़िट करना मकसद शायद नहीं था, वहाँ पर एक रो क्रिएट करनी थी। और जो अभी इन्होंने कहा कि जी खौफ का बुत तोड़ा है, वो जो खौफ का बुत सबसे बड़ा लिबर्टी मार्केट में तोड़ा है, उसकी तादाद सबको पता है, सबको मालूम है। और अगर आप इनके ये जो अभी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी भी प्रोफाइलिंग करा ली जाए। मैं गैर जानबदार ज़राए के हवाले से बात करूंगा, हुकूमती रिपोर्टों के हवाले से नहीं। तो वो पहले एहतजाज से लेकर और आखिरी एहतजाज तक हर जो गुजरते वक्त के साथ, हर लम्हे के साथ वो प्रोफाइलिंग नीचे की तरफ गई है। उसमें जो लोग शामिल हुए हैं, तो इसका उनकी मतलब है कि तादाद कमर कम से कमर कम। साहब हम उम्मीद रखें कि अब की बार अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पे आई तो हम पूरे मुल्क में कंटेनर्स नहीं देखेंगे, रास्ते खुले होंगे, क्योंकि गैर मकबूल जमात है, उसके साथ दर्जन भर लोग होंगे, तो आने दें उनको घूमने फिरने दें, उनको एक्सपोज होने दें। मेरा ख्याल में तो उम्मीद रखी जानी चाहिए कि इस दफ़ा मुल्क बंद नहीं होगा, कहीं कंटेनर नज़र नहीं आएंगे हमें। जी बिल्कुल रखी जानी चाहिए, बशर्ते के आप हमेशा जब आप देखते हैं तो उसका कंडक्ट देखते हैं माजी के हवाले से, बशर्ते के उसमें तशद्दुद का अंसर ना हो। इसकी गारंटी कौन देगा कि जब जत्थों की सूरत में हमले किए गए, आप माजी के वज़ीर आला की मिसाल ले लें, खुद एक हथियार हाथ में बंदूक उठा के तो गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। जब किसी ऐसे एहतजाज ने इस्लामाबाद के दरख्त भी नहीं बख्शे, जब आप देखें कि कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ जहाँ पर तशद्दुद जो है वो एलिमेंट ना आया हो। जब अब इब्तिदा शफी की जान साहब को जरा तकरीरों उनसे में पूछ लेते ना सर। ये कफन दफन और जी शहादत और बिल्कुल मौत का बिल्कुल। जिक्र हो, तो फिर अंदाजा किया जा सकता है कि वो कैसा एहतजाज होगा। पूरा शफी जान साहब वो कह रहे हैं कि जी आपके इरादे लाहौर जाना भी मकसद गोया के अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं था, कुछ और था। फिर उसके बाद जो गुफ्तगू हुई, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हुई, उसको भी लेके कहा गया कि बड़ी काबिल एतराज़ थी, बिलखुसूस आपके जो स्टेटमेंट्स थी उसको हतवे तनकीद बनाया गया। और अब भी वो कह रहे हैं कि जी आप तो मुल्क में तशद्दुद को हवा देना चाहते हैं, तो ऐसे मुजाहरों की तो फिर ऐसी स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तो इजाज़त नहीं मिलेगी आपको। देखिए, जहाँ तक लाहौर की बात है और जिस मोहतरम ने बड़ी गलत बयानी से काम लिया है, लाहौर के विजुअल्स आपके सामने हैं। जैसे हम चक्री पहुंचते हैं तो पंजाब पुलिस ने रेस्ट एरिया को कर्फ्यू नाफिज करके सील किया हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं, बेरम में भी ये पोजीशन थी, और ऐसे आगे बढ़ते हैं तो सिक्की को भी रेस्ट एरिया को सील किया गया था। ये बौखलाहट का शिकार है।
असल में ये फॉर्म 47 के ज़रिए आई हुए हैं और मरीम नवाज़ एक अपनी हारी हुई सीट थी उसके बावजूद उसको सीएम बनाया गया। बड़ी इन्वेस्टमेंट उस पे हुई, बड़ी इमेज बिल्डिंग हुई और वो सोहेल आफरीदी साहब ने 72 घंटों में तहस-नहस कर दी। लाहौर में जो विजुअल्स थे और जो लाहौर में लोगों की जो जज़्बात थे, जो मोहब्बत थी, वो देखने के काबिल थी। उन्होंने पहली दफ़ा फॉर्म 45 का जो है वज़ीर आला देखा था, क्योंकि फॉर्म 47 की इनकी जो वज़ीर आला है, वो तो ना अवाम में निकल सकती है, ना प्रोटोकॉल में निकल सकती है, ना किसी से मिल सकती है, क्योंकि ये अवाम का सामना नहीं कर सकते। इनको पता है, अवाम को भी पता है और इनको भी पता है कि हम हारे हुए हैं, हम रिजेक्टेड हैं, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है, हमें भर्ती किया गया है, हमें बैठाया गया है, हम डमीज़ हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। तो ये फ़र्क होता है हलाल वोट के और हराम वोट के। हम हलाल का वोट लेके आए हैं, हमारे पास लोगों का मैंडेट है, इनके पास हराम का वोट है, क्योंकि औरों के मैंडेट पे बैठे हुए हैं। ये लिबर्टी मार्केट की शफी उन्होंने जान साहब, यही बात की, गुफ्तगू आपके लिबर्टी माहौल को और मार्केट ज़्यादा को कशीदा बना देती है। मैं हकीकत बयान करूंगा, अगर इससे कशीदा हालात अच्छा। कशीदा होते हैं, लेकिन मैं ये हकीकतें तो बयान करूंगा और ये हाँ, हकीकत है, ये अवाम भी जानते हैं, आप भी सही। जानते हैं और जो मोहतरम बैठे ये भी जानते हैं। और जहां तक लिबर्टी की बात की, तो लिबर्टी की मार्केट को चारों अतराफ से 4-4 किलोमीटर दूर नाके लगा के ब्लॉक किया गया था। मैं इनको चैलेंज देता हूँ कि हम आपको एनएसयू देते हैं पेशावर में, आप आए, जलसा करें, हम स्टेज भी लगाएंगे, आपके लोगों को ट्रांसपोर्ट भी देंगे, हमें मीनार पाकिस्तान में एनओसी दे। सोहेल आफरीदी साहब मीनार पाकिस्तान में लाहौर के अवाम से खिताब करेंगे, वहाँ पे रोक टोक ना करें, वहाँ पे लोगों को ना उठाए, वहाँ पे FIRs ना काटे, वहाँ पे प्रिजन वैन ना लेके आए, वहाँ पे जेलों में लोगों को ना डालें, वहाँ रियासत गर्दी ना हो, वहाँ चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना करे। हम चैलेंज करते हैं कि जो लाहौर का सोहेल आफरीदी का जलसा होगा वो काबिल दीद होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कंवर साहब, इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि हम ज़मानत देते हैं, आप लोगों की गिरफ्तारी ना करें, पकड़ धकड़ ना करें, रुकावटें ना डालें, तो देखिएगा कि बड़ा पुरअमन जलसा वहाँ पे होगा। एक तो इसका, दूसरा साथ में ये बताइएगा कि बार बार जो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगरचे आप मुज़ाकरात की पेशकश तो करते हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स आप दे रहे हैं, बट आप बाइख्तियार भी हैं, फ़ैसले गोया कि हुकूमत ने करने हैं या किसी और ने करने हैं। ये भी ज़रा थोड़ा सा होता है ना कि बार बार बात की जाती है। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपकी पार्टी के सदर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो तो सारे अमल के दौरान खामोश हैं, गोया कि इररिलेवेंट नज़र आते हैं, और लगता नहीं है कि वो इस सारे मामले के ऊपर परेशान है और वो समझते हैं कि सिचुएशन को बेहतर करने के लिए उनका भी एक रोल है जो प्ले करना चाहिए। तो उनकी जानिब से तो एक लफ्ज़ भी हमने सुनने को नहीं मिला। देखें, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं और उनके नुमाइंदे इस वक्त एक वज़ीर आज़म है और उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आला है। तो जब सुप्रीम लीडर खुद मामलात हाथ में ले, पार्टी का कोई भी जो है हेड, तो वो फिर ये होता है कि बाकी जो दो हैं वो रिडंडेंट हो जाते हैं। ये एक बुनियादी सी बात है, हमारे वो बिलीव करते हैं इस बात पे। अब जब वज़ीर आज़म लीड ले रहे हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है पंजाब के मामलात सर देख रही हैं, तो एक मेरा ख्याल है उसकी सर ज़रूरत एक नहीं है। एक वो एक मरहले पे तो वो एक सवाल मरहले पे तो पार्टी के लोग कहते हैं कि जो 7 मई की जंग थी वो सारी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने प्लान की। अब आप कहते हैं कि जब बाकी लोग अच्छा, ड्राइविंग सीट पे आ जाएं तो वो थोड़ा नहीं, सा मैं बैकग्राउंड में मैं चले यही जाते हैं। चले बट सर कम अज़ चले कम वो अपने उसी लोगों को ये तो समझा सकते हैं, जो जो वो जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले पश्तूनों को जंगली कह रहे हैं, जो एक तासुब की उससे बू आ रही है, सर उस पर तो कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए थी ना कि इस तरह की गुफ्तगू तो नहीं होनी चाहिए, बट वहाँ पे भी देखें। खामोशी नज़र आती है बा, हमें। बात यह है कि जंगली तो एक मुहावरा है और वो पंजाब में ज़रबल आम है, वो आम इस्तेमाल होता है जब भी किसी को मुस्बत कोई अंदाज में इस्तेमाल होता है सर, मुस्बत इस्तेमाल है उसका। बदतमीजी के मानू में, दोस्तों में, तो ये तो अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी है। पहले भी एक दफ़ा इसी किस्म की टर्मिनोलॉजी वो जो वेस्टर्न लिटरेचर में डॉग्स के मुतल्लिक इस्तेमाल होती है, वो भी ज़ेर बहस रह चुकी है, जो कि आम यानी चौकीदार को आप वॉच डॉग कहते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो एक मुहावरतन बातें होती हैं, उनको उसी तरह रखना चाहिए। कमिंग बैक टू मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर जंग के भी मामलात किए थे तो वो उन्होंने अपने थ्रू प्राइम मिनिस्टर ही किए होंगे ना, जो भी बात की है। तो हम तो यही हमारा मौक़िफ़ है कि अच्छा। वो उनकी जो मर्जी या उनकी जो राय या मुशावरत जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के फैसलों में शामिल होती है। लिहाजा ज़रूरी नहीं कि वो जो है, जो जंग की आपने मिसाल दी उसमें वो कौन सा उन्होंने खुद आके तो वो तकरीरें की थी। लेकिन दूसरी बात जो आपने अरे कहा बट इख्तियार वाली, ये भी एक बयानिए में बड़ा तजाद है। भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो हम बाइख्तियार हैं हुकूमत या नहीं है।
अगर नहीं है तो फिर हुकूमत को मतून क्यों किया जाए, फिर क्यों गाली दी जाए, फिर क्यों उन पे एतराज किया जाए। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि जब जिनको ये बाइख्तियार कहते हैं, उन्होंने जब खुद कह दिया और एक दफा नहीं बार बार कहा कि यह बात आप सियासतदान आपस में बैठ के तय करें, हमें इसमें ना घसीटे, तो उसके बाद वो बात नहीं रह जाती। अब तीसरा एक नुक्ता है, वो भी बड़ा दिलचस्प है, यानी जिनको वो बाइख्तियार कहते हैं और जिनकी से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद भी हैं और माजी में आवाज़ें भी देते रहे, खतूत भी लिखते रहे, उनके बारे में उनकी ज़ुबान देख लें, उनके बारे में उनकी जो इल्ज़ामात हैं देख लें, उनके बारे में उनकी तज़हीक आमेज़ रवैये देख लें। कभी कभी कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं और उन वीडियोज़ को शेयर किया जाता है। कभी वो ट्वीट्स देख लें, उन ट्वीट्स को कि जिनको कभी भी पार्टी ने डिसओन नहीं किया। और तो ये सारी चीज़ें इनके अपने बयानिए में, अपने रवैये में, अपनी सफ़ों में इस कदर कन्फ्यूजन है कि किसी को नहीं पता कि बैरिस्टर गौहर साहब ठीक फरमा रहे हैं या जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब ठीक फरमा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ये है, जब तक ये वो फैसला वहाँ पे नहीं करेंगे, उसके से बाद जो है वो हुकूमत की तरफ आएगा। इस वक्त तमाम तर कन्फ्यूजन, तमाम तर मुज़ाकरात के हवाले से जो दो अमली है, वो सारी जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर है। उधर से आप स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं और उधर से जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो अब दोनों में से एक ही चीज चलेगी, दूसरी तो नहीं चलेगी। जब स्ट्रीट मूवमेंट में किसी जगह कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर जाहिर है कानून फिर कहेंगे जी माहौल खराब हो गया। तो अब ये माहौल कौन खराब कर रहा है? शफी जान साहब इनफैक्ट वो कहते हैं पहले हाउस इन ऑर्डर तो करें, पहले आप अपने अंदर तो इत्तेफाक राय पैदा तो करें। बैरिस्टर गौहर क्या आप कह रहे हैं, अलीमा खान साहबा क्या कह रही हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिन लोगों को आपने एक तरह से मैंडेट दिया है वो क्या कह रहे हैं। और दूसरा बहरहाल ये जो सोशल मीडिया के ऊपर शफी जान साहब एक्सट्रीम पोजीशन ली जाती है जिसका जिक्र कमर साहब ने भी किया है, तो सर कल इन लोगों के साथ बैठना है, आपने गुफ्तगू करनी है। मुमकिन है कल ये तलखियाँ दूर हो जाएँ, दोस्तियों में ये बदल जाएँ तलखियाँ, तो फिर आपको लगता नहीं कि बंदा नज़रों में नज़रें डाल के बात नहीं कर सकता, थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस होते। तो एक्सट्रीम पोजीशन जो ली जा रही है इससे तो थोड़ा सा पीछे हटा जा सकता है ताकि एक माहौल पैदा हो। तो ये एतराज़ आपको लगता नहीं कि दुरुस्त है? देखिए, नवाज शरीफ ने जब हेलीकॉप्टर से बीबी की तस्वीरें फेंकी और आज ये दोनों एलाई हैं, जब इन ये आंखों में आंखें डाल सकते हैं, तो हमने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। हम भी कल को जब देखिए सियासत में ना मुस्तकिल आपका कोई दोस्त होता है और ना दुश्मन होता है, ये इंटरेस्ट का गेम है। और जब हमारा इंटरेस्ट किसी के साथ होगा तो हम भी बैठ जाएंगे जब ये बैठ सकते हैं। नवाज शरीफ की बात आपने की, तो नवाज शरीफ तो अमली तौर पे माइनस हो चुके हैं। शहबाज शरीफ ने ही अमली तौर पे नवाज शरीफ को माइनस किया है। आपने देखा होगा 27वीं तरमीम में वो जब वोट डालने आते हैं और उनको इजाजत नहीं होती कि आपने बात नहीं करनी, वो फ्लोर पे आते हैं, वोट डालते हैं और फरमाबरदार बच्चे की तरह वापस चले जाते हैं। और फिर जब उसके कुछ दिनों बाद वो एक प्रेस टॉक करते हैं, वो भी इमरान खान से शुरू होते हैं और इमरान खान पे खत्म होते हैं। मोहतरम ने बात की, सलमान अकरम राजा साहब का जिक्र किया, गौहर साहब का जिक्र किया, आपने अलीमा आपा का जिक्र किया। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात हो रही है। नून लीग के पास ना कोई विजन है, ना कोई मुल्क बढ़ाने का आगे का एजेंडा है। नून लीग के पास सिर्फ 9 मई है, 26 नवंबर है, ये सुबह से शुरू हो जाते हैं और रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मुतालबा करके सो जाते हैं और इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। बात बड़ी सिंपल है कि इनको हम अपनी पिच पे ले आए हैं और ये हमारी पिच पे खेल रहे हैं, और ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। जंगली का अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए, जब मेरी एक सहाफी ने सवाल किया, मैंने उसका रिप्लाई किया, उस पे सबने मुजम्मत करना शुरू कर दी, औरत कार्ड निकल आया। तो क्या नून लीग जो अलीमा आपा पे मंगल के रोज जो रात को पानी फेंका जाता है उसकी मुजम्मत करेगी? क्या बुशरा बीबी को जो एक गैर सियासी औरत है, जाली मुकदमात के अंदर है इस वक्त, क्या उस पे ये मुजम्मत करेंगे? क्या नौरीन खानम को रोड पे घसीटने पे ये मुजम्मत करेंगे? क्या फलक जावेद, सनम जावेद को जेल में रखने की ये मुजम्मत करेंगे? क्या तैयबा राजा को सड़कों पे घसीटने की ये मुजम्मत करेंगे? क्या यास्मीन राशिद जो 86 साल की उम्र में कैंसर से लड़ रही है और वो जिस जवां मर्दी के साथ मुकाबला कर रही है, इमरान खान साहब के बयानी के साथ खड़ी है, क्या उसकी ये मुजम्मत करेंगे? देखिए, औरत कार्ड ये खेलते हैं, 2 नंबरी सियासत में ये करते हैं, ये दहड़ियां मारने आते हैं, ये सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं और इंशाल्लाह इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। इमरान खान साहब ने ही दोबारा वजीर आजम बनना है और जब वो वजीर आजम बनेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन दोनों का एहतिसाब होगा।
गोया कि आप अभी तक उसी नुक्ते पे खड़े हैं। कंवर साहब, लास्ट एक जुमला, क्योंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट कमेंट आपकी जानिब से। वो कह रहे हैं कुछ देखिए बातों की तो मजम्मत करें ना जो आपको लगता है कि गलत हो रही हैं। देखें, हराम हलाल की इन्होंने बात की कभी, यानी अब क्या कहा जाए, हराम हलाल की बहुत सी ऐसी काबिल एतराज बातें जो हम नहीं छेड़ते, ना छेड़ना चाहते हैं कि को क्या चीज़ हराम थी, क्या हलाल थी। लेकिन ये भी उसी तरह ये है जिस तरह मुझे आपने कहा कि वॉच डॉग से इतना मुराद हल्के से नहीं है कि किसी को आप कुत्ता। हाँ, इतना मैं जवाब जरूर दूंगा कि ये जो फॉर्म 47 और ये बातें कर रहे हैं कि आप फॉर्म 47 केपी के सूबा में नायाब थे, या वहां पे उनकी प्रिंटिंग पे पाबंदी थी, या कागज वो तो दस्तयाब कह नहीं रहे हैं था उसको कि ऑडिट वहां पे, करवा लेना कि आपको असल नकल की यानी पहचान हो जाएगी। ये तो वो ऑडिट हो रहा है ना जी, वो तो केसेस लगे हैं। अगर वो फॉर्म पे बिलीव नहीं करते तो वोटों की गिनती हो जाएगी। आखिरी तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में यही होता है ना कि मेरी वो टेक ले वोट्स लें इस पे। वोट्स गिने जा सकते हैं। तो हम्म ये तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लिहाजा। और पंजाब में जो 100 से ज्यादा इन्होंने नशिस्तें जीती हैं, तो वो क्या वहाँ पे कोई ऐसी रुकावट थी फॉर्म 47 को या 45 को, या जो, तो ये वो एक जो घर से मजमून याद करके आना और उसको उड़ेल देना, ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अब अगर शफी वो जान माहौल साहब, बना रहे हैं तो उसको अच्छे शफी जान तरीके से साहब, उसी पे रहें और देखिए, ये मामलात फॉर्म तरीका 47 का निकालने की जिक्र कर कोशिश रहे हैं करें। खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद लोगों हम्म। ने वोट भी दिया और वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। पंजाब में तो अनडिक्लेयर मार्शल आता, वहां पे तो लोग अगर निकलते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आर ऑफिस से निकाला गया, दूर दूर 2 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया गया। इनका लीडर जो नवाज शरीफ है, जो ये जिसको अपना कायद मानते हैं, वो अपना हल्का हार चुके थे। रातों को क्यों इनका आरओ हजूर, ये तो आप चेंज हुआ? फरमा रहे हैं ना। आरओ क्यों चेंज हुआ, इनसे ये भी बस पूछेगा। और जब जो फैसला अभी आया है नवाज शरीफ साहब के हल्के के हवाले से, उसमें तो हल्का कोला भी नहीं गया। उसमें सिर्फ इन्होंने ये प्ली लगा दी है कि यस्मीन राशिद साहिबा की जो दस्तखत हैं वो उन्होंने खुद नहीं किए। ये पता तो तब चलता कि जब हल्का कोल था, जब वोटों की गिनती दोबारा होती। इनको भी पता है बड़े अच्छी तरीके से ये किसके मैंडेट पे डाका डाल के यहाँ बैठी हुए है। ये नाजायज हुकूमत है, ये इनकी कोई वक़्त नहीं है, ये बरती हुए हैं, ये सिर्फ डमीज हैं, ये चेहरा दिखाने के लिए ये हैं और बाकी चीजें बाकी लोग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उनका एक टाइम तो बार बहुत बड़ा इशू था डॉक्टर साहबा का, वो भी जरा देख लें, आप अपने वकला से पूछ लें जिस बुनियाद पे ये फैसला हुआ है। और वो टाइम बार जब हो जाए कोई केस तो उसे कंसिडर नहीं किया जाता। ये इसको आप चेक भी करा लें। और दूसरा, सर, जो अभी खैबर पख्तूनख्वा की आपने जिक्र किया, तो ये जो अभी हजारा में इलेक्शन हुआ है उसमें तो सारे पुलिस आपकी थी, सब कुछ आपका था, नहीं, वहां पे हुकूमत आरओ आपकी थी। डीआरओ जो था वो उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ उसका पाकिस्तान का है, जो नतीजा आपकी सहूलत का आ रहा है। उसका नतीजा क्यों ऐसे निकला? डिप्टी कमिश्नर आपका था, वजीर आला आके धमकियां भी दे के गए थे, तो उसका बट वो नतीजा भी सर, उसमें भी क्यों वो ऐसे नहीं निकला? उमर वो अयूब तो साहब कहते हैं कि जो उनके पास फॉर्म 47 है वो कुछ और बता रहे हैं, जो आर ओ से ये जारी तो किया गया वो कहते हैं कुछ ना जी, और है। उसे बाहर सामने लेके लग आए, उसे इलेक्शन पिटीशन सही में जाएं। ये तो कहानी बना लेना तो बड़ा ब- आसान होता है, आप जिस चीज की भी बना लें। लेकिन मैं फिर गुजारिश चलो जी, करूंगा कि इसको उम्मीद करते हैं कि आगे की तरफ इन लेके कहानियों के जाएं, पीछे बातों छुपी को। असल कहानियां भी एक दिन आवाम के सामने आएंगी। दोनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद प्रोग्राम में नाज़रीन। अमेरिका ने वेनेज़ुएला पे गोया कि हमला किया है और बताया ये गया है कि वेनेज़ुएला के सदर निकोलस को उनकी अहलिया समेत गिरफ़्तार करके वेनेज़ुएला से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। और उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो स्मगलिंग से मंशियात की स्मगलिंग से मुतालिक एक आलमी तंजीम है, उनको वो लीड कर रहे थे। क्या यही वजूहात हैं, या जो वेनेज़ुएला की जानिब से कहा जा रहा है कि वहाँ की हुकूमत को डिसलॉज करके अमेरिका बुनियादी तौर पे वहाँ के जो तेल के ज़ख़ायर हैं उन पे कब्ज़ा करना चाहता है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से सीनियर साहब उनके से वाबस्ता हैं अनवर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये जानना चाहेंगे कि हालात इस नहज पे कैसे पहुँचे कि अटैक करना पड़ा, फिर सदर को उनकी अहलिया समेत गिरफ़्तार करना पड़ा। गोया कि वाकई जो रीजंस बताए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से कि मंशियात की जो दुनिया में स्मगलिंग हो रही थी, कहीं उसमें वेनेज़ुएला लीड कर रहा था। देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। एक बात देखिए, जो हमेशा एक बात कही जाती है और अमूमन वो बल्कि वो क्लीशे बन गई है, लेकिन वो दुरुस्त है। वो ये है कि पॉलिटिक्स जो है हमेशा डोमेस्टिक होती है।
आप ये ज़हन में रखें कि इस साल यहाँ जो है मिड टर्म इलेक्शन होने हैं अमेरिका में, और कांग्रेस पे जो कंट्रोल करेगा वही ये फैसला करेगा कि अगले 3 साल में ट्रम्प इंतज़ामिया क्या करती है। अगर वो कांग्रेस लूज़ कर देते हैं तो वो एक लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन होगी और कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो उसमें अब इनके कोई डोमेस्टिक इक़दाम जो उन्होंने किए उसमें मसलन मईशत जिसकी वजह से महँगाई बढ़ी है, इमिग्रेशन का मसला है, उसकी ऐसे एक बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 30% इमिग्रेंट वोटर्स हैं, उनमें बेइत्मीनानी पाई जाती है। लेकिन ड्रग एक ऐसा पॉपुलर इश्यू है अमेरिका में जिसमें लोगों की सिम्पैथीज़ जो हैं वो हुकूमत के साथ होंगी, इसलिए कि यहाँ बहुत बड़ा इश्यू है। यानी मैं जिस काउंटी में रहता हूँ बहुत पढ़ी-लिखी काउंटी समझी जाती है, फेयरफैक्स काउंटी। लेकिन वहाँ मैं आपको पता है कि मेरी बेगम भी टीचर हैं, यहाँ हाई स्कूल में पढ़ाती हैं और वो 11वीं 12वीं को पढ़ाती हैं, वो यानी वो एज जिसमें ड्रग वगैरह का बच्चों पे असर ज़्यादा होता है। और इस काउंटी में हर साल कम से कम 10-15 वो अमवात होती हैं। ये भी समझा जाता है अमेरिका में कि इसको बहुत आसानी से, यानी हम जो वहाँ की सूरत-ए-हाल है वेनेज़ुएला की ऐसी है जिसमें वो अफ़गानिस्तान नहीं बन जाएगा, बल्कि वो छोटी लड़ाई के बाद उसको अब यानी जो अब कार्रवाई कर ली गई है, उस कार्रवाई के बाद वहाँ कोई बड़ी जंग नहीं शुरू होगी। अमेरिका आसानी से अपना अहदाफ हासिल कर लेगा और अहदाफ बहुत मामूली है। वहाँ ज़ाहिर है कोई उनका मज़हबी इख्तिलाफ नहीं है, कोई इसराइल जैसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं चाहते हैं, लेकिन बस अनवर एक साहब, इस बात की फिर क्या यकीन दहानी है कि अगर इस हुकूमत को डिसलॉज कर दिया गया तो आने वाली नई हुकूमत अमेरिका के साथ ताउन करेगी और वो जो मसला बुनियादी मनशियात स्मगलिंग का है उसको हल भी कर लिया जाएगा? मेरा ख़्याल है कि देखें ना, ये इनके जो पॉलिसी मेकर्स की तो हम की बात कर सकते हैं। वहाँ की जो ग्राउंड सूरत-ए-हाल क्या होगी इस पे तो गेस ही किया करते हैं ना। तो वहाँ की यहाँ के जो पॉलिसी मेकर हैं, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि वो बहुत बड़ा मसला नहीं बनेगा और आने वाली हुकूमत तो है प्रो अमेरिकन, जो खातून है जिनको नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़ भी दिलवाया गया है। वो प्रो अमेरिकन है और वो हुकूमत जो होगी वो ये समझते हैं कि देखिए ना, एक उनका बहुत बड़ा मसला जो है वो है इस बात का, मईशत का, और मईशत में जो कमज़ोरी है वो अमरीकी पाबंदियों की वजह से है, वरना तो बहुत मिकदार में वहाँ तेल मौजूद है। तो अगर अमरीकी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएँ तो वो एक खुशहाल मुल्क बन सकता है वेनेज़ुएला। और अनवर साहब, इनफैक्ट ईरान से मुतालिक भी ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनको कितना सीरियस लिया जाए? अमरीकी इंतज़ामिया उस हवाले से भी कोई एक्शन लेने की सोच रही है या इनको स्टेटमेंट क्या तक देखा जाए? एक बात ध्यान में रखें, ये डिपेंड करेगा ईरान की सूरत-ए-हाल पे। अगर ईरान में मुज़ाहरे जो हैं फैल जाते हैं, वसी पैमाने पर होते हैं और उसमें हुकूमत को गोलियाँ चलानी पड़ती हैं और जिसमें बड़ी तादाद में बात होती हैं, तो फिर अमेरिका ज़रूर उसमें मुदाखलत करेगा। लेकिन अगर वो वसी पैमाने पे नहीं होते और ईरानी हुकूमत उन पे काबू करने पे कामयाब हो जाती है, तो फिर अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा। देखा जाए तो उनका अपना जो कंडक्ट है वो तो कुछ अदरवाइज हमें नज़र आता है, वो ईरान में हो या फिर अब वेनेज़ुएला। तो कैसे देखते हैं खुद देखिए अमेरिका में इस देखिए उनके ये तो मेयार दोहरे मेयार को कैसे? शिराज़ी साहब, देखिए ना, ये तो हम और आप करते हैं ऐसी बातें, जो जर्नलिस्ट होते हैं या जो मुबस्सिर होते हैं, जो हुकूमत में होता है वो अपना इंटरेस्ट देखता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत इन पर गुफ्तगू करेंगे। जी, प्रोग्राम के आखिर पर जिक्र करते हैं पाकिस्तानी रियाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का, कि जिन्होंने अपने 15 साला क्रिकेट करियर का अख्ताम किया। रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने एक बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें उन्होंने गिला किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में डे फर्स्ट से नस्ली तआस्सुब का शिकार रहे हैं। तो नाजरीन, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान ख्वाजा को एक वक्त में ये भी कहा गया था कि कभी भी वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए नहीं खेल पाएगा, लेकिन आज वही नाम ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की तारीख का रोशन बाब है। उस्मान ख्वाजा, जो ऑस्ट्रेलिया कौमी क्रिकेट टीम के पहले मुसलमान खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिडनी टेस्ट के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाजरीन, और उस दौरान उस्मान ख्वाजा ने न सिर्फ अपने करियर के नशे व फराज बयान किए, बल्कि नस्ली तआस्सुबात पर खुलकर बात की जिनका सामना उन्हें
आज भी करना पड़ रहा है। उस्मान ख्वाजा का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी नस्ली व दकियानूसी ख़यालात से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एशेज़ सीरीज़ से आगाज़ से कबल पेश आने वाले वाक़े का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैच से एक दिन पहले गोल्फ खेलने के बाद जब उन्हें कमर की तकलीफ़ हुई तो उन पर शदीद तनकीद की गई, और ये तनकीद इस वजह से थी कि उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म का सलूक रवा रखा जा रहा था। उस्मान ख्वाजा का कहना था कि उन्हें सुस्त, गैर संजीदा और ख़ुद गर्ज कहा गया, जबकि इस तरह के हालात में दूसरे खिलाड़ियों पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि कई खिलाड़ी मैच से एक दिन पहले गोल्फ खेलते हुए, कई खिलाड़ी रात भर पार्टी करते हुए गोया कि इंजरी का शिकार हुए, लेकिन मीडिया ने इस सारे मामले पे खामोशी इख्तियार किए रखी। नाज़रीन, उस्मान ख्वाजा ने सवाल उठाया कि जब जोश हेज़ल और वुड और नेथन लायन जैसे खिलाड़ी इंजरी का शिकार होते हैं तो उनके साथ हमदर्दी क्यों की जाती है, लेकिन उनके मामले में सिर्फ तनकीद क्यों। उन्होंने कहा कि यही वो नस्ली तसव्वुरात हैं जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी में बड़े हुए, और उन्हें अफसोस है कि आज भी उनसे आगे नहीं बढ़ सके। गज़ा के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए बाजू पर स्याह पट्टी बांधने के मामले पर भी ICC ने एतराज़ात किए थे। नाज़रीन, 2023 में उस्मान ख्वाजा ने ये भी कहा कि अब ये कहा जाएगा कि वो नस्ली कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन वो हकीकत जिस पर बात करना ज़रूरी है वो ज़रूर करेंगे। उन्होंने कहा कि उस्मान ख्वाजा का ये कहना था कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुस्तक़बिल के उस्मान ख्वाजा का सफ़र कुछ मुख्तलिफ हो। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ऐसा सलूक रवा ना रखा जाए जैसा उनके साथ रखा गया। तो नाज़रीन, वो मगरबी माशरा के जो हमें गोया के इज़हार आज़ादी का कदगन ना लगाने का दर्स देता है, जो हमें इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त करने का दर्स देता है, जो हमें इक्वलिटी का, बराबरी का दर्स देता है, वो एक ऐसा शख्स कि जिसने उस माशरे में शानदार कामयाबी से पेड़ उस मुल्क के लिए, लेकिन आज वो ये कह रहा है कि उसे नस्ली तासुब का शिकार बनाया गया, और न सिर्फ कल बल्कि आज भी उन्हें इसी सूरत हाल का सामना है। तो नाज़रीन, इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, हाफ़िज़।